आज हम बात करने वाले हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम के बारे में। देखिए, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रासायनिक संयोजन का आपका चौथा नियम है। इसके पहले वीडियो तक हम बेसिकली रासायनिक संयोजन के 3 नियमों का भलीभांति अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को समझाने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लूंगा। यदि उन्हें आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर जो आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम है उसे भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, जो आपका उदाहरण नंबर पहला है वो ये है कि बेसिकली मैं यहाँ पर कितने तत्व मान रहा हूँ, 2 तत्व मान रहा हूँ। एक तत्व है बेसिकली आपका हाइड्रोजन और एक तत्व क्या है बेसिकली ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा मैंने और एक तत्व मान लिया है, वो बेसिकली क्या है आपका कार्बन है। क्या है बेसिकली कार्बन है। हाँ, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है उसकी क्रिया आपको कराना है इस कार्बन के साथ, और ये वाला जो ऑक्सीजन है उसकी अभिक्रिया कराना है आप बेसिकली आपको इस कार्बन के साथ। हाँ, तो मैं मान लेता हूँ जब आपका ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से अभिक्रिया करेगा तो बेसिकली वो किसका निर्माण करेगा, CH4 का निर्माण करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, CH4 का। अब हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ अभिक्रिया कर लिया, अब ऑक्सीजन करेगा इस कार्बन के साथ अभिक्रिया। तो मैं मान लेता हूं जब ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा बेसिकली, CO2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, CO2 का निर्माण करेगा। हाँ, अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है बेसिकली आप सभी जानते हैं, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बेसिकली 16 होता है, और कार्बन का कितना होता है बेसिकली 12 होता है। तो यदि मैं CH4 में कार्बन के भार की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन कितना है, ऑब्वियस बात है 1 है, तो एक कार्बन का भार कितना हो जाएगा बेसिकली 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा बेसिकली 12। एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है, ऑब्वियस सी बात 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बेसिकली 4 हो जाएगा। तो यदि मैं बात करूं CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है भार के अनुसार, तो ऑब्वियसली बात है वो 12:4 है। बताइए ये जो मैंने अनुपात निकालो किसके आधार पे निकालो, ये मैंने भार के आधार पे निकालो। मैंने कार्बन का भार लिखा, फिर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन का भार लिखा, उनके इन दोनों के भारों के आधार पे मैंने ये अनुपात बनाया, इसलिए यहाँ पर मैंने भार के अनुसार अनुपात को लिया हो। हाँ, अब देखते हैं ये जो आपका CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इस CO2 में कार्बन कितना है, 1 ही है। एक कार्बन का भार कितना होता है 12 होता है। यहाँ पर भी एक कार्बन है तो इसका भार कितना हो जाएगा बेसिकली 12 हो जाएगा। हाँ, अब एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 होता है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बेसिकली 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा बेसिकली 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 32। हाँ, तो CO2 में कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है उसका अनुपात कितना है भार के अनुसार 12:32 है। हाँ, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो कार्बन है, हाँ, कार्बन से हाइड्रोजन ने क्या यौगिक बनाया CH4, और कार्बन से ऑक्सीजन ने क्या यौगिक बनाया CO2। हाँ, दोनों ही यौगिकों में देखना कार्बन का जो भार है वो बेसिकली क्या है आपका निश्चित है। हाँ, यहाँ CH4 में भी कार्बन का भार 12 है, CO2 में भी कार्बन का भार कितना है 12 है। बस अलग अलग भार किस किस के हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का भार 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का भार 32 है। तो जो अलग अलग भार है उनको हम बेसिकली अलग से इस प्रकार से लिख लेंगे और उनका क्या बना लेंगे आपका इस प्रकार से अनुपात बना लेंगे। हाँ, अब क्या ये आगे कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल 4 एकम 4, 4 आठे 32। तो यहाँ पर अनुपात कितना आ गया बेसिकली 1:8 आ गया। कितना आ गया 1:8 आ गया। बात समझ में। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 2 तत्व लिया और एक आपका तीसरा तत्व लिया। अब इसके अभिक्रिया सबसे पहले करें CH4, इसमें कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात कितना निकला 12:4। उसी प्रकार से फिर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई, क्या बना आपका CO2, उसमें अनुपात कितना निकला 12:32। अब दोनों ही यौगिकों में बेसिकली कार्बन का भार निश्चित था तो इसको हटा दो, जो निश्चित नहीं था बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन का भार 4 था, यहाँ पर ऑक्सीजन का भार कितना था 32 था, तो उन्हें हमने अलग अलग लिखे। उनका जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 4:32, जिसे यदि मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा बेसिकली 1:8 आएगा। अब आपको क्या करना है बेसिकली इतना आपने कर लिया। अब क्या कीजिए, जिन 2 तत्वों को आपने सबसे पहले लिया था और उनकी अभिक्रिया किसी तीसरे तत्व के साथ कराई थी, अब इन दोनों तत्वों की आपको अभिक्रिया कराना है।
किन की अभिक्रिया कराना है? इन दोनों तत्वों की अभिक्रिया कराना है, जिन दो तत्वों की अभिक्रिया आपने किसी तीसरे के साथ कराई थी। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तत्व थे जिनकी अभिक्रिया आपने कार्बन के साथ कराई थी, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया आप करवाओगे तो बेसिकली क्या प्राप्त होगा आपको? H2O। H2O मतलब क्या होता है? बेसिकली जल। हाँ, तो इस जो आपका H2O है उसमें बता सकते हो हाइड्रोजन का भार कितना है? ऑब्वियस सी बात है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? बेसिकली 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहाँ पर भी एक ही ऑक्सीजन है तो इसका भार कितना हो जाएगा? 16। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का जो अनुपात होगा वो बेसिकली कितना होगा? 2:16। अब यदि इसे मैं कैंसिल करता हूँ तो 2 एकम 2, 2 8 16, अनुपात कितना निकल जाएगा? बेसिकली 1:8। अब देखिए बेसिकली ये वाला जो 1:8 है वो किसके बराबर आया है? ये वाले 1:8 के बराबर आया है। तो यही है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या है? बेसिकली व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैंने शुरुआत में 2 तत्व लिया था और जो 2 तत्व लिया था उसके साथ मैंने एक तीसरा तत्व भी लिया और इस तीसरे तत्व की जो अभिक्रिया मैंने हाइड्रोजन से भी कराया और ऑक्सीजन से भी कराया। जब मैंने हाइड्रोजन से कराया तो CH4, ऑक्सीजन से कराया तो बेसिकली CO2। दोनों में ही कार्बन का भार निश्चित था, अलग अलग किसका भार था? बेसिकली हाइड्रोजन का अलग भार था और आपके ऑक्सीजन का भी अलग भार था। तो जिनका भार अलग अलग था, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार अलग अलग था, तो उनके भारों का अनुपात बेसिकली हाइड्रोजन का भार 4, ऑक्सीजन का भार 32। जब मैंने इनके भारों का अनुपात लिया तो आंसर कितना है? 1:8। और अलग अलग भार किसका था? बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही था, तो उनका अनुपात यहाँ पर कितना है? 1:8। और जब मैंने बेसिकली इन दोनों तत्वों की आपस में अभिक्रिया करवाया तो जो यौगिक बना उसमें भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे उनके जो भारों का अनुपात आया वो बेसिकली कितना आया? 1:8। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो 1:8 है वो बेसिकली इस 1:8 के बराबर है। तो यही क्या है? आपके व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर जो भी मैंने समझाया हो, यहाँ पर यदि आप अब उसे पढ़ने जाते हैं तो आपको बेसिकली व्युत्क्रम अनुपात का नियम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, पढ़िए। देखिए जब 2 तत्वों की विभिन्न मात्राएं, बेसिकली हमने 2 तत्व कौन कौन से ले लिए? हमने पहला तत्व ले लिया आपका हाइड्रोजन और दूसरा तत्व क्या ले लिए? बेसिकली हमने ऑक्सीजन ले लिए। हाँ, तो जब 2 तत्वों की विभिन्न मात्राएं, बेसिकली 2 तत्व ले लिए, इनकी विभिन्न मात्राएं हाँ अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। अलग अलग किसी तीसरे तत्व, ये है बेसिकली आपका तीसरा तत्व, इसकी निश्चित मात्रा से संयोग करती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो हमने 2 तत्व लेता हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो बेसिकली जो आपका तीसरा तत्व क्या है? बेसिकली आपका कार्बन, उससे अलग अलग अभिक्रिया कर रही है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया करके एक अलग यौगिक बना रहा है, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अभिक्रिया करके एक अलग यौगिक बना रहा है। हाँ, तो वही तो लिखा है, जब 2 तत्वों की विभिन्न मात्राएं, जब ये दोनों तत्वों की विभिन्न मात्रा मतलब अलग अलग मात्राएं किसी तीसरे तत्व या कार्बन के आपका तीसरा तत्व की निश्चित मात्रा से, इसकी निश्चित मात्रा से संयोग करती है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस तीसरे तत्व कार्बन के साथ अलग अलग बेसिकली संयोग करती है और क्या बनाती है? CH4 और CO2 बनाती है। हाँ, उसके आगे क्या लिखा है? तो वे आपस में उसी अनुपात में या सरल गुणित में संयोग करेगी जिससे वे तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है। हाँ, अब इसका मतलब समझिए। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे है क्या? तो वे आपस में उसी अनुपात में सरल गुणित में संयोग करेगी। तो यहाँ पर वे का मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर वे का मतलब है बेसिकली आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो वे मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में उसी अनुपात में या सरल गुणित में संयोग करेगी। आप देख सकते हो जब आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने आपस में संयोग करे तो क्या बनाए? बेसिकली H2O बनाए। और यहाँ पर जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ वो बेसिकली कितना प्राप्त हुआ? आपका 1:8 प्राप्त हुआ। हाँ, और ये जो 1:8 है वो किसके बराबर है? वो इस 1:8 के बराबर है। आप लाइन को आगे पढ़िए, जिससे वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती। हाँ, तो बेसिकली यहां पर नियम
थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि नियम क्या कहना चाहता है। नियम यहाँ पर यह कहना चाहता है कि आपने दो तत्व लिए और इन दोनों तत्वों की अभिक्रिया किसी तीसरे तत्व के साथ अलग अलग करवाई, हाइड्रोजन की अलग कार्बन के साथ, ऑक्सीजन की अलग कार्बन के साथ करवाई, तो आपके क्या बने बेसिकली इस प्रकार से यौगिक बने। हाँ, और जब आपने इन दोनों तत्वों की फिर से अभिक्रिया कराई तो जो यौगिक बना, तो बेसिकली अनुपात क्या प्राप्त हुआ हमारा, 1:8 प्राप्त हुआ। और ये जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ है 1:8, वो किसके बराबर है, वो बेसिकली इस अनुपात के बराबर है। और ये अनुपात हमें कब प्राप्त हुआ, जब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन बेसिकली किसके साथ अभिक्रिया कर रहा था, तीसरे तत्वों के साथ संयोग कर रहा था या अभिक्रिया कर रहा था, तब हमें ये 1:8 प्राप्त हुआ। तो देखिए जरा पढ़िए ना, जब दो तत्व, ये दो तत्व की विभिन्न मात्राएं अलग अलग बेसिकली मतलब अलग अलग, हाइड्रोजन कार्बन के साथ अलग, ऑक्सीजन कार्बन के साथ अलग अलग निश्चित मात्रा से संयोग करती है, किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, तो वे आपस में, तो वे का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में उसी अनुपात में बेसिकली एक, यहाँ पर उसी अनुपात का मतलब है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने आपस में संयोग किए तो जो यौगिक बना उसमें जो अनुपात निकला, यहाँ पर उस अनुपात की बात हो रही है। तो बेसिकली उसी अनुपात में मतलब 1:8 में या सरल गुणित में, सरल गुणित क्या होता है अभी हम सेकंड एग्जांपल लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हाँ, सरल गुणित में संयोग करती है, सरल गुणित में संयोग करती है जिससे वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। मतलब बेसिकली ये जो 1:8 प्राप्त हुआ है ये इस 1:8 के बराबर होगा। और ये जो 1:8 प्राप्त हुआ कब प्राप्त हुआ है, जब आपके इन दोनों तत्वों ने, जब वे का मतलब यहाँ पर इन दोनों तत्वों की बात हो रही है, जब वे तीसरे तत्व, ये तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। अब बताओ ये 1:8 हमें कब प्राप्त हुआ, जब यहाँ पर आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने इस तीसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करी, तब हमें ये 1:8 प्राप्त हुआ। और ये जो 1:8 है वो किसके समान है, वो बेसिकली इस 1:8 के समान है। और ये हमें जो प्राप्त हुआ अनुपात 1:8 वो हमें कब प्राप्त हुआ, वो हमें तब प्राप्त हुआ जब आपके इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में क्या किया, अभिक्रिया करे, एक यौगिक बनाए, तब हमें यह अनुपात प्राप्त हुआ। तो आप देख सकते हो जो दो तत्वों ने जब अभिक्रिया की थी तो उसका जो अनुपात आया है वो किसके बराबर आया है, वो उसके बराबर आया कि जब ये दोनों तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेसिकली जो अनुपात निकलता है, ये वाला जो अनुपात निकलता है अभिक्रिया करने के बाद जो अनुपात निकलता है वो उसके बराबर आया। तो यही क्या है बेसिकली व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। अभी हम सेकंड एग्जांपल भी लेंगे, वहां से आपको बेहतर तरीके से और समझ में आएगा, आ पाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, हम बेसिकली दो तत्व मान लेते हैं, एक तत्व मान लेते हैं आपका सल्फर और एक तत्व बेसिकली क्या मान लेते हैं हम, ऑक्सीजन मान लेते हैं। हाँ, और जो आपका तीसरा तत्व है वो बेसिकली हम क्या मान लेते हैं, आपका कॉपर है। अब क्या होगा, बेसिकली ये वाला जो सल्फर है ये अपने आप में एक तत्व है, ये वाला ऑक्सीजन ये भी अपने आप में एक तत्व है। अब ये वाला सल्फर ये वाला ऑक्सीजन अलग अलग किससे अभिक्रिया करेंगे, बेसिकली इस कॉपर से अभिक्रिया करेंगे इस कॉपर से क्या करेंगे, बेसिकली संयोग करेंगे। तो मैं मान लेता हूं जब सल्फर कॉपर से संयोग करेगा तो वो जो यौगिक बनाएगा वो बेसिकली क्या बनाएगा, CuS बनाएगा। क्या बनाएगा, बेसिकली CuS बनाएगा। और जब आपका ये वाला ऑक्सीजन इस कॉपर से संयोग करेगा तो बेसिकली क्या बनाएगा, आपका CuO बनाएगा। क्या बनाएगा, CuO बनाएगा। हाँ, अब बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ बातें पता होना चाहिए और वो बात ये है कि सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वे बेसिकली कितना होता है, आपका 32 होता है। ऑक्सीजन का बेसिकली कितना होता है, आपका 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, बेसिकली आपका 16 होता है। और कॉपर का जो होता है वो समथिंग कितना होता है, बेसिकली आपका 63.5 होता है। कितना होता है, बेसिकली 63.5 होता है। हाँ,
ये बेसिकली इन सभी तत्वों के परमाणु भार मैंने कोष्टक में लिख दिया हूं। हाँ, अब बेसिकली जब सल्फर ने कॉपर से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, CuS बनाया। अब CuS में कॉपर का भार कितना होगा, यहाँ पर कॉपर एक ही है, एक का भार 63.5 होता है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का भार कितना हो जाएगा, बेसिकली 63.5 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट में आपका सल्फर कितना है, बेसिकली एक ही है, एक सल्फर का 32 होता है, तो इस सल्फर का भी कितना हो जाएगा, बेसिकली 32। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि बेसिकली ये जो कॉपर है और ये बेसिकली ये जो आपका CuS है, इसमें कॉपर और सल्फर का अनुपात कितना है भार के अनुसार, तो आप क्या बताओगे, 63.5 अनुपात 32। बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली CuO में। हाँ, CuO में कितने कॉपर है, बेसिकली एक ही कॉपर है, एक कॉपर का कितना होता है 63.5, तो इस कॉपर का भी कितना हो जाएगा, बेसिकली 63.5। अब बताइए कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है, एक ही है, तो भार कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 16 हो जाएगा। तो यदि CuO में कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात पूछता है वो भार के अनुसार, तो क्या बताएंगे आप, 63.5 अनुपात 16। हाँ, अब देखिए यहां पर बेसिकली 63.5 किसका है, कॉपर का है। इस यौगिक में भी 63.5 किसका है, बेसिकली कॉपर का है। आप देख सकते हैं दोनों यौगिकों में कॉपर का जो भार है, बेसिकली कॉपर का जो भार है वो क्या है, आपका निश्चित है, वो निश्चित है, लेकिन अलग अलग क्या है, CuS में सल्फर का भार अलग है, CuO में ऑक्सीजन का भार अलग है। तो जो भार अलग है उन्हें हम अलग अलग लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, बेसिकली 32 अनुपात 16 लिख लेंगे। 32 अनुपात 16 लिख लीजिए, 16 अनुपात 32 कोई बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, बेसिकली 32 अनुपात 16 लिख लेते हैं। अब 32 अनुपात 16 को काटा जा सकता है, बिल्कुल, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो जो बेसिकली अनुपात निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 2 अनुपात 1 निकल जाएगा। हाँ, बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, हमने 2 तत्व लिए, सल्फर ऑक्सीजन, और एक तत्व लिए कॉपर। सल्फर की अभिक्रिया कॉपर से कराई, CuS मिला, जिसका कि हमें भार के अनुसार अनुपात कितना मिला, 63.5 अनुपात 32। ऑक्सीजन की अभिक्रिया कॉपर से कराए, क्या बना, CuO बना, जिसमें हमें अनुपात के मिला भार के अकॉर्डिंग 63.5 अनुपात 16। अब देख सकते हो 63.5 63 कॉमन है, मतलब कॉपर का भार कॉमन है, तो हमने जो सल्फर का अलग भार था, ऑक्सीजन का अलग भार था, उनका अनुपात निकाला, जो कि बेसिकली कितना आ गया, 2 अनुपात 1 आ गया। मतलब इन दोनों यौगिकों से यदि मैं बात करूं तो सल्फर और ऑक्सीजन का हमें अनुपात कितना प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है 32 अनुपात 16, 32 अनुपात 16, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन का इन दोनों यौगिकों से हमें अनुपात क्या प्राप्त हो, भार के अनुसार 32 अनुपात 16, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 अनुपात 1 लिख सकते हैं। अब बेसिकली अब इस सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराओ, तो जब हम सल्फर ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराएंगे तो आपका जो यौगिक बनता है वो बेसिकली क्या बनता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाँ, अब एक सल्फर का भार कितना होता है, बेसिकली 16। सल्फर डाइऑक्साइड में बेसिकली जो आपका सल्फर है वो एक ही है, तो बेसिकली भार भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर उसका 32 हो जाएगा। हाँ, अब एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16। SO2 में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो भार कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 32 हो जाएगा। भार कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका बेसिकली 32 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आगे मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में, मतलब कि SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का जब मैंने अनुपात निकाला भार के अकॉर्डिंग, तो वो कितना निकला, बेसिकली 32 अनुपात 32, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली कितना आ जाएगा, आपका 1 अनुपात 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेसिकली 1 अनुपात 1 आ जाएगा। हाँ, तो बताइए अब यदि मुझे 1 अनुपात 1 को 2 अनुपात 1 में बदलना है, 1 अनुपात 1 को 2 अनुपात 1 में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, बस मुझे किसका इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो समझ में आया, मैं बोल रहा था ना सरल गुणित होता है, इसका मतलब बेसिकली आपको किसी ना किसी का गुणा करना पड़ेगा, वो भी बहुत सरल अंक होगा। हाँ, तो ये होता है बेसिकली सरल गुणित का अर्थ। हाँ, तो देखिए एग्जाम्पल को और एक बार समझिए, फिर मैं इससे आपको रिलेट करवा दूंगा और ये नियम आपको पूरी तरह से मक्खन हो जाएगा। देखिए हमने 2 तत्व ली, सल्फर ऑक्सीजन, और एक तीसरा तत्व ली कॉपर। सल्फर की कॉपर से अभिक्रिया की, ये बना, ऑक्सीजन की कॉपर से अभिक्रिया कराएं, ये बना। यहाँ पर जो
अनुपात निकला भार के अकॉर्डिंग वो 63.5 अनुपात 32, यहाँ पर 63.5 अनुपात 16। अब इन दोनों यौगिकों से सल्फर और ऑक्सीजन के भारों का जब हमने अनुपात निकाले तो कितना निकला, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, मतलब 32 अनुपात 16, मतलब 2 अनुपात 1। मतलब इन दोनों यौगिकों से सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात निकला भार के अनुसार वो कितना निकला, 2 अनुपात 1। अब जब हमने इस सल्फर ऑक्सीजन के आपस में अभिक्रिया करवाए तो बेसिकली जो सल्फर और ऑक्सीजन था उनका अनुपात कितना निकला भार के अनुसार, 32 अनुपात 32, और 32 अनुपात 32 मतलब 1 अनुपात 1 मिला। हाँ, अब बताओ ये वाला 1 अनुपात 1 इस 2 अनुपात 1 के बराबर हो सकता है, कब हो सकता है, जब मैं इसमें क्या कर दूंगा, 2 का इंटू कर दूंगा। हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, जैसे 1 अनुपात 1 लिखा है, इसका मतलब होता है बेसिकली 1/1। तो मैं बेसिकली किसका, इस 1 अनुपात 1 में मैं किसका इंटू करा रहा हूँ, 2 का इंटू करा रहा हूँ। मतलब मैं 1/1 में किसका इंटू करा रहा हूँ, बेसिकली आपका 2 का इंटू करा रहा हूँ। हाँ, तो अब याद रखना 2 का इंटू केवल इस 1 से होगा, इस 1 से नहीं होगा, इसलिए 2 का इंटू 1 से होगा तो बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पर आपका 2 ही आएगा। तो आंसर क्या होगा, 2/1, और 2/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अनुपात 1, और बेसिकली जैसे मैं 2 का इंटू करूंगा तो किस में बदल जाएगा, 2 अनुपात 1, जो कि इसके बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो आपको 1 अनुपात 1 प्राप्त हुआ है ये बेसिकली इसी के बराबर होगा। कब होगा, जब मैं इसमें किसी सरल संख्या से गुणा कर दूंगा, सरल गुणित में संयोग करेगी, यही अर्थ है। तो बेसिकली रिलेट करते हैं हम, जब 2 तत्वों की विभिन्न मात्राएं, सल्फर ऑक्सीजन 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं, अलग अलग किसी तीसरे तत्व, ये हो गया आपका तीसरा तत्व, हाँ, संयोग करती, मतलब सल्फर कॉपर के साथ अलग से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन कॉपर के साथ अलग से अभिक्रिया करेगा, तो वे आपस में उसी अनुपात में या सरल गुणित में संयोग करेगी जिससे वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। हाँ, मतलब ये है कि जब सल्फर ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे, वे का मतलब सल्फर ऑक्सीजन आपस में संयोग करेंगे, आपस में संयोग करेंगे, तो आप देख सकते हो सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात निकला है वो बेसिकली कितना है, 1 अनुपात 1 है। अब जब सल्फर ने कॉपर के साथ अभिक्रिया किया तो बेसिकली ये बनाया, और सल्फर ऑक्सीजन ने जब कॉपर के साथ अभिक्रिया किया तो बेसिकली आपका ये बनाया। तो जब मैंने अनुपात निकाला तो जो अनुपात प्राप्त हुआ 2 अनुपात 1। अब ये 2 अनुपात 1 बेसिकली इस 1 अनुपात 1 के बराबर ही है, और ये कब बराबर होगा, ये तब बराबर होगा जब मैं 1 अनुपात 1 में 2 का इंटू करूंगा, और 2 क्या है, बेसिकली सरल गुणित है, एक सरल संख्या है। जब मैं इस 1 अनुपात 1 में बेसिकली एक सरल संख्या का गुणा कर दूंगा, मतलब सरल गुणित कर दूंगा, तो मुझे बेसिकली 2 अनुपात 1 प्राप्त हो जाएगा। और ये 2 अनुपात 1 क्या है, 2 अनुपात 1 है कि जब वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, बेसिकली तीसरा तत्व क्या है, कॉपर, वे का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपका सल्फर ऑक्सीजन। तो जब सल्फर ऑक्सीजन बेसिकली किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, देखिए निश्चित मात्रा से संयोग कर लिए, तो जो आपको अनुपात प्राप्त हुआ, वो जो अनुपात होगा बेसिकली वो किसके बराबर होगा, वो बेसिकली उसी के बराबर होगा जब आपका सल्फर ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे और जो अनुपात प्राप्त होगा। बस अंतर इस बात का आएगा कि बेसिकली 2 अनुपात 1 के बराबर ये तभी हो पाएगा जब मैं इस 1 अनुपात 1 में किसका इंटू कर दूंगा, आपका 2 का गुणा कर दूंगा, है ना। तो बेसिकली यही होता है आपके सरल गुणित का मतलब। तो यही क्या है, बेसिकली आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम है। यदि आपको एग्जाम में ये नियम लिखने को आता है तो बेसिकली सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे, जो भी ये नियम है वो लिख लेंगे। उसके बाद इसके पहले जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था और ये वाले एग्जाम्पल को आप लिख देंगे। उम्मीद करता हूं कि बेसिकली ये नियम आपको अच्छे से समझ में आएगा।